बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। पहली ख़बर ये है कि शहजाद अकबर साहब, आप जानते हैं कि पीटीआई दौर में ये जो है वो मिनिस्टर थे एसेट रिकवरी के, एहतसाब के। आजकल बरतानिया में मुकीम है। ज़ाहिर है जिस तरह का पाकिस्तान में माहौल है, इन्होंने इंकशाफ किया है कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, नथिया गली में उनकी किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई है और उस बड़ी शख्सियत ने अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दिया है कि वो गुड बॉय बनकर हुकूमत करें, इमरान खान को भूल जाएं, बजट पास करवाएं और अपनी हुकूमत चलाएं। इसके अलावा वो इंकशाफ ये करते हैं कि इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, यानी अभी वफाक ने बजट पास नहीं किया, इसके अलावा जो है वो पंजाब ने पास नहीं किया, तो इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ज़्यादा सुप्रीम हैं, तो उन्होंने KPK का बजट जो है वो अली अमीन गंडापुर से जो है वो पास करा लिया है और असम्बली ने उस बजट को पास कर लिया है। ये इंकशाफ किया है बैरिस्टर शहजाद अकबर ने। उसके अलावा जो अगली खबर है वो खबर ये है कि आज केस है अल-कादिर ट्रस्ट का और सुनेंगे सरफराज डोगर साहब। ये कई दफ़ा इस केस को लटका चुके हैं और अब इसका एक और नमूना सामने आ चुका है। वो इस तरह कि एक दिन पहले नैब ने अपना नया प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है। अब ये नया प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? ये जाएगा अदालत में और अदालत को कहेगा कि मुझे तो केस का पता ही नहीं है और मैंने तो केस की तैयारी भी नहीं की। फिर सरफराज डोगर साहब जो है ये तारीख भी नहीं देते, ये अपने चैम्बर में चले जाते हैं और चैम्बर में कहते हैं कि जी मैं तारीख दूंगा। बहरहाल आज ये केस है, इसको 190 मिलियन पाउंड्स केस का नाम दिया था मरियम औरंगज़ेब ने। मरियम औरंगज़ेब ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वो रकम थी जो इंग्लैंड से पाकिस्तान आई और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली और शायद आखिरी रकम थी जो पाकिस्तान को वसूल हुई इमरान खान के दौर में। लेकिन इमरान खान की किरदार कुशी के लिए, इमरान खान को बदनाम करने के लिए इसका नाम वो मरियम औरंगज़ेब के फरमाइश पे, नून लीग की फरमाइश पे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइश पे इसका नाम जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो रखा गया। फिर तमाम मीडिया के पट्टे खोल दिए गए, संगलियां खोल दी गई कि इस पे भौंको और इस पे बयानियाँ बनाओ, तो और फिर ये केस 190 मिलियन का हो गया। बहरहाल सरफराज डोगर साहब इसके साथ क्या सलूक करते हैं आज ये पता चल जाएगा। एक और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पेश आई सरफराज डोगर साहब के सामने। बड़ा चेहरे पे नूर है इनके और बंदा इनको देखते ही मान लेता है कि ये बड़े पहुँचे हुए जो है ना वो जज हैं। इनके सामने केस था, किसी ने केस किया हुआ था कि ये जो मोहसिन नकवी है ना, इनको निगरान वज़ीर आज़म ने वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाया है, जो कि गलत है क्योंकि ये इस्तेहकाक वो मुंतखब वज़ीर आज़म का है। तो सरफराज डोगर साहब वो खुद उन्होंने पहले कपड़े उतारे, उसके बाद उन्होंने जो है ना धोती बांधी, वो जिस तरह कबड्डी वाले बांधते हैं, और ख़ुद मैदान में आ गए। वो मोहसिन नकवी के वकील बन गए और उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म में और वज़ीर आज़म में क्या फ़र्क होता है। अगर निगरान वज़ीर आज़म ने लगा दिया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी अगले अमेरिका में ये कह आए हैं कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कुत्ता भी हो तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। ये तो अच्छा खासा अर्दली है, कुत्ता तो नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं कह रहा, तो ये तो वज़ीर आज़म को ये समझते हैं। तो सरफराज डोगर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वज़ीर आज़म मुंतखब हो, निगरान हो, चुनतखब हो, अर्दली हो, लेला हो, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। वज़ीर आज़म ने क्या करना होता है? उसने बूट पॉलिश ही करने होते हैं, उसने आर्मी चीफ के जो है ना वो वर्दी इस्त्री करानी होती है। तो सरफराज डोगर साहब वो खुद वकील बने मोहसिन नकवी के और ये भी फरमाया है कि मोहसिन नकवी के चेयरमैन बनने के बाद आप देखें क्रिकेट ने कितनी तरक्की की है।
पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे है, T20 में पहले नंबर पे है, वनडे में पहले नंबर पे है, और कितनी तरक्की की है, कितने टूर्नामेंट्स हुए हैं। बहरहाल सरफराज डोगर का मेरा ख्याल है बाद में व्हाट्सएप पे मोहसिन नकवी ने शुक्रिया भी अदा किया है कि जाय साहब आप तनख्वाह जो है ना वो पाकिस्तानी कौम की माटते हैं, वो हराम करते हैं, और केस आपने मेरा लड़ा है बग़ैर फ़ीस के, ये उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया होगा। बहरहाल उसके बाद आदम नदीर तारड़ साहब ये धंधा करते हैं कानून का, ये जज खरीदते हैं, इनके बड़े भी जज खरीदते थे। रफ़ीक तारड़ साहब मरहूम थे, नवाज शरीफ ने उनको सदर भी बनाया था क्योंकि उन्होंने सजाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में बगावत कराई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हुआ था। आदम नज़ीर तारड़ जज खरीदते हैं, वकील ख़रीदते हैं। अभी हाल ही में इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन हुए और वहाँ पे वाजिद गिलानी PTI के वोट लेकर 804 का नारा लगाकर वो सदर बन गए। तो हफ्ते बाद आदम नज़ीर तारड़ साहब पहुँच गए ब्रीफ केस लेके, और वाजिद गिलानी ने भी अपनी सारी चड्डी बनियान उतार के आदम नज़ीर तारड़ को दे दी और वो हुकूमत की तरफ हो गए। तो आदम नज़ीर तारड़ ये धंधा ग्रुप है, एहसन भोन, आदम नज़ीर तारड़ ये धंधा करते हैं, कानून का धंधा, जजों का धंधा, वकीलों का धंधा, वकीलों को प्लॉट स्कीमें, ये इनका यही काम है, ख़ानदानी काम है। तो उन्होंने फरमाया है कि जेल में मियाँ बीवी की मुलाकातें करवाना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम कानून की दलाली है, जजों को खली वली करना है, मैनेज करना है। 50वें नंबर के जज को इमरान खान का केस देना है, जो इमरान खान की ज़मानतें लाहौर में मनसूख हुई हैं, मेरा ख्याल है वो कोई 49वें नंबर का जज था, कोई 48वें नंबर का जज था, क्योंकि आलिया नीलम साहबा खुद तीसरे नंबर पे थी। इनका नाम भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मरियम सफदरनी बुढ़ी को बड़ी पसंद है आलिया नीलम। बहरहाल ये आदम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मेरा धंधा और है, ये मेरा काम नहीं है। उसके बाद जो अगला सवाल किया गया बैरिस्टर शहजाद अकबर पे कि जी अली अमीन गन्नापुर जो है वो किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि अगर ब्लैकमेल हो रहे हैं तो इस्तीफ़ा दे दें। वैसे भी वो किस खाते के वज़ीर आला हैं, वो ड्रोन्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं करा सकते, IG उनके कंट्रोल में नहीं है, बस एक दिखावे की हुकूमत है, हालांकि वो उनकी है ही नहीं, वो सारा वोट इमरान खान का है। लेकिन अली अमीन गन्नापुर जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं तो वो चुप करके इस्तीफ़ा दे दें। अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कि इमरान खान नहीं चाहते कि हुकूमत गिरे KPK में PTI की। अली अमीन गन्नापुर भूल रहे हैं कि पंजाब में इमरान खान ने अपनी हुकूमत तोड़ दी थी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे। KPK में इमरान खान ने अपनी हुकूमत तोड़ दी थी, महमूद खान वज़ीर आला थे। तो अब ये हुकूमत किस जो है ना वो बाग की खेती है या किस खेत की मूली है जिसमें गन्नापुर को जो है वो इख्तियारात भी नहीं है। एक और ख़बर है कि बैरिस्टर सैफ आप जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ये जेल में इमरान खान से मिलने गए हैं और बड़ी वजाहतें की हैं बजट पे। तो इमरान खान ने इनकी वजाहतों को मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान ने यह भी कहा है कि आप लोगों ने वफाक की खुशामद करते हुए सरप्लस बजट क्यों दिखाया है। पंजाब का सरप्लस नहीं है, सिंध का नहीं है, बलूचिस्तान का नहीं है। तुम लोग किसी सेक्टर कमांडर के रिश्तेदार हो कि वफाक को पैसे वापस कर रहे हो। अब सीधी सी बात है कि अगर सरप्लस बजट है तो सूबे पे लगाएं, लोगों पे लगाएं, इलाज पे लगाएं, तालीम पे लगाएं, रोज़गार पे लगाएं। वापस क्यों कर रहे हैं? IMF को खुश करने के लिए और वफाकी हुकूमत को खुश करने के लिए, वफाकी हुकूमत के मालिकों को खुश करने के लिए। सीधी सी बात है, इमरान खान ने इस पे भी नाराज़गी का इजहार किया है। असल में जो बात चल रही है ना, या जो इस वक्त डिलेमा है, जो इस वक्त कश्मकश है, वो है मुज़ामत की और मुफाहमत की। जो बाहर वाला ग्रुप है वो मुफाहमत कर चुका है, अपने कारोबार, अपनी रहायशें, अपने आराम, अपने AC, अपने टाई कोट, वो मुफाहमत कर चुका है। इमरान खान जो हैं, इमरान खान मुज़ामत पे खड़े हैं। अगर इमरान खान मुफाहमत पे आते हैं तो एक दिन लगेगा, एक दिन भी नहीं, 1 घंटा लगेगा वो नवाज शरीफ बन जाएं।
वो मुख्यमंत्री बन जाएं और बाहर आ जाएं। बहरहाल वो ये नहीं बनते। और दूसरी तरफ मुनीफ फारूक ने कहा है ये आजकल डिजिटल नाई है। वो जो नाई स्नेह देते थे फलां के घर बेटा हुआ है, फलां के बेटी की शादी है, तो ये जो है ना नाई नुमा सहाफ़ी हैं, इन्होंने इतला दी है कि अब तक जो है ना वो जितनी भी इमरान खान से गुफ्तगू हुई है तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉलीपॉप था। ठीक है जी, लॉलीपॉप। पाकिस्तान ने इस लॉलीपॉप के बदले कितनी तरक्की कर ली है, जर्नैल पाकिस्तान को कितना ऊपर ले गए हैं, ये तो जर्नैलों को पता होगा। बहरहाल जर्नैल 76 साल से लॉलीपॉप दे रहे हैं, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, कभी ग़ज़वा हिंद आ जाता है, कभी वो जो फ्राडी है लाल टोपी वाला कज़ाब, वो क्या नाम है उसका, ज़ैद हामिद, वो कभी खुरासान की फ़ौज निकाल आता है। तो यहाँ पे ये चूरन बिकते रहते हैं और यहाँ पे ये लॉलीपॉप दिए जाते रहे हैं। आज जो कहानी आपको सुनानी है, असल जो वीलॉग है वो कहानी है, जो क्रंच है, मुबशर भट्ट की ये कहानी है। और अगर आपने ये कहानी सुनी ना तो आप बड़े महजूज़ होंगे। यानी मैं कहानी को और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को रिलेट करता रहता हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हम दायरों का सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें यार। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन आपके जहन में नहीं रहता ना। जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। बड़े बड़े हमारे जो सीनियर हैं उनके मुकाबले में वो बहुत बड़े हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है व्यूज़ की और सब्सक्रिप्शन की। और शेयर अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर किया करें अगर आपको मज़ा आए तो। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और मैंने कहा कि आप बड़ा इन्जॉय करेंगे अगर आपने कहानी पे गौर किया और पाकिस्तान के हालात के साथ आपने इसको जोड़ा, डॉट कनेक्टिंग की। उसका कहना था मेरे अंदर आग लगी है, इस आग ने मेरे अंदर की वफ़ा, मेरी शफ़क़त, मेरी मोहब्बत और मेरी वफ़ादारी को जलाकर राख कर दिया है। जब भी इस मुल्क की रूलिंग एलीट और इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचता हूँ तो मेरा जिस्म भांबड़ बन जाता है, भांबड़ अलाव आग का, और मेरे अंदर आतिश फिशां दहकने लगता है। मुबशर भट्ट के मुंह से हकीकतन आग निकल रही थी। उसका माथा पसीने से शराबूर था और शिद्दत जज्बात से उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सकते के आलम में उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने कहा मैंने पूरी ज़िंदगी अपने दादा, अपनी दादी, अपने ताया जी और अपने वालिद को हंसते नहीं देखा। मैं इस बात पर हमेशा हैरान होता था। एक दिन मैंने अपने ताया जी से इसकी वजह पूछी तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो चंद सेकंड के लिए रुका, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे ताया जी ने बताया हम लोग अपनी हंसी 1947 में अमृतसर छोड़ आए थे और उसके बाद हमने जब भी हंसने की कोशिश की हमारे मुंह से सिसकी और चीख के सिवा कुछ ना निकला। मेरे ताया जी ने बताया हम लोग 1947 में 6-6, 7-7 साल के बच्चे थे। हमारी एक जवान बहन थी। जब अमृतसर में फसादात शुरू हुए और मुसलमान लड़कियां अगवा होने लगी तो तुम्हारे दादा को महसूस हुआ शायद हम ज़्यादा देर जिंदा न रह सकें। उनको ख़तरा था उनके बाद सिख उनकी बेटी की बेहुरमती भी करेंगे। लिहाजा एक दिन वो हमारी बड़ी बहन को कोठड़ी में ले गए। वहाँ दोनों बाप बेटी देर तक गुफ्तगू करते रहे। जब वो बाहर आए तो दोनों की आंखों में आंसू थे। हमारे वालिद ने हमारी माँ और हम सब को एक कमरे में बंद किया और हमारी बहन को लेकर सहन में चले गए। मैं दरवाजे की दर्ज से, वो जो लकीर होती है दराड़, दर्ज से बाहर झांकने लगा। हमारे वालिद ने हमारी बहन को सहन में लिटाया, उसके कंधे पर घुटना रखा और छुरी से उसका गला काट दिया।
ہماری بہن نے ایک دردناک چیخ ماری اور اس کے بعد فرش پر تڑپنے لگی۔ ہمارا والد سجدے میں گر گیا اور جب تک بہن کی جان نہ نکلی وہ سجدے میں پڑے رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے استحکام کی دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا منہ تک ہماری بہن کے لہو سے رنگا ہوا تھا۔ ہماری ماں نے بیٹی کی نعش دیکھی تو وہ بے ہوش ہو کر دہلیز پر گر گئی۔ اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہم جب بھی ہنسنے لگتے ہیں تو ہمیں اپنی بہن کی چیخ یاد آ جاتی ہے اور ہماری آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ مبشر بٹ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کمرے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے میرے سانس کی نالی پر پتھر رکھ دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے اس ملک کے لیے اتنی قربانی دی تھی؟ ہم چپ رہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد بولا، میرے تایا جی کا کہنا تھا پاکستان ہماری بہن کی لاش پر بنا تھا۔ میں نے اپنے تایا جی کی بات پلے باندھ لی اور اس کے بعد اس ملک کو حقیقتاً اپنا ملک سمجھنے لگا۔ لیکن پھر 1977 آ گیا۔ آپ نے 1977 کو 2023 سمجھنا ہے، عمران خان کی حکومت کے بعد۔ ایک دن ہمارے گھر پولیس آئی۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں بھٹو صاحب کی تصویر لگی تھی۔ بھٹو صاحب کی بجائے عمران خان کی تصویر لگی تھی۔ انہوں نے یہ تصویر اتاری اور میرے والد کو گرفتار کر کے لے گئے 9 مئی۔ میرے والد پر مقدمہ چلا اور میرے والد نے بھٹو کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ محبت کا جرم تسلیم کر لیا کہ ہاں جی بھٹو کے ساتھ محبت ہے، عمران خان کے ساتھ محبت ہے۔ فوجی عدالت نے انہیں سر عام کوڑے مارنے کا حکم جاری کر دیا۔ احسان نیادی کو 10 سال۔ مبشر بٹ ذرا دیر کے لیے رکا اور ایک لمبا ہوکا بھر کر بولا، میں اس وقت 7 برس کا بچہ تھا۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا محمد اکرم کو شہر کے مرکزی چوک میں کوڑے مارے جائیں گے۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ میں گھر والوں سے چھپ کر چوک میں چلا گیا۔ چوک میں پورا شہر جمع تھا۔ میرے والد کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے۔ بھٹو سے محبت، عمران سے محبت۔ انہیں ٹکٹکی پر چڑھایا گیا اور میرے سامنے انہیں کوڑے مارے گئے۔ میرے والد کے منہ سے ہر کوڑے پر چیخ نکلتی تھی۔ میں نے اپنے کانوں، اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو چیختے دیکھا۔ یہ ساری چیخیں آج تک میرے اندر ریکارڈ ہیں۔ لوگ میرے والد کو اٹھا کر گھر لائے اور اسے چارپائی پر ڈال کر چلے گئے۔ میں اگلے 10 دن اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے زخموں پر برف لگاتا رہا اپنے والد کے زخموں پر برف لگاتا رہا۔ لہٰذا آپ لوگ مجھ سے پوچھو کوڑے کیا ہوتے ہیں، تم مجھ سے پوچھو زخم کیا ہوتے ہیں، اور جب ان زخموں پر برف رکھی جاتی ہے تو زخمی کے منہ سے کس قسم کی سسکی نکلتی ہے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ مبشر بٹ نے نفرت سے ہماری طرف دیکھا اور کڑکتے لہجے میں بولا، مجھے بتاؤ ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کی تشکیل کے لیے اپنی جوان بہن کی قربانی دی ہو، کیا وہ اس ملک میں اس سلوک کا حقدار تھا؟ مجھے بتاؤ جس شخص کے والد نے غیرت اور بے حرمتی سے بچنے کے لیے اپنی جوان بیٹی ذبح کر دی تھی، کیا اس کا بیٹا اس سلوک کا روادار تھا؟ علامہ اقبال کی بہو، علامہ اقبال کا پوتا۔ ہم لوگ خاموش رہے۔ وہ اسی کڑکتے لہجے میں بولا، میرے باپ کا کیا قصور تھا؟ کیا نظریات کسی سیاسی پارٹی کا عہدیدار ہونا اور کسی جمہوری لیڈر کو پسند کرنا جرم ہے؟ جاسمین راشد، محمود رشید، شاہ محمود قریشی،
عمر سرفراز چیمہ جرم ہے؟ صنم جاوید؟ اور کیا ڈرائنگ روم کی دیوار پر کسی لیڈر کی تصویر لٹکانا گناہ ہے؟ مجھے بتاؤ، میرے خاندان، میرے والد اور مجھے اس ملک کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم خاموش رہے۔ اس نے کہا حکومت نے 1979 میں ہماری ساری جائیداد ضبط کر لی تھی، ساری عادل بازئی کے پلادے۔ میرے والد کی نوکری اور کاروبار پر پابندی لگ گئی تھی اور مجھے خاندان چلانے کے لیے ہوٹل میں ویٹری کرنا پڑی تھی، اور تم لوگ کہتے ہو میں حب الوطن شہری کی طرح اس ملک کی خدمت کروں؟ کیوں کروں؟ مجھے کوئی جواز بتاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں طویل عرصے تک خاموشی رہی۔ وہ زیادہ دیر بعد بولا، ایسے بنتے ہیں لوگ دہشت گرد۔ میرے اندر جھانک کر دیکھو، میرے اندر ایک ٹیررسٹ کنگ بیٹھا ہوا ہے۔ تم اس دہشت گرد کو مطمئن کر دو، میں اس ملک کا سب سے بڑا محب وطن بن جاؤں گا۔ میں نے اس سے عرض کیا، یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، کیا اس میں اسلام کا کوئی قصور تھا؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس میں مکہ، مدینہ اور کوفہ کا کوئی قصور تھا؟ کیا اس میں ساری اسلامی ریاست کا کوئی قصور تھا؟ کیا اس قتل میں تمام مسلمان شریک تھے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے عرض کیا، بٹ صاحب، ہماری اپروچ ٹھیک نہیں۔ ہم لوگ دوسرے لوگوں کے لگائے زخموں کا بدلہ ملک، نظریے اور اداروں سے لیتے ہیں۔ وہ گالی جو ہمیں لوگوں کو دینی چاہیے، ہم وہ گالی ملک اور نظریے کو دیتے ہیں۔ بٹ صاحب یقین کیجئے، وقت کا یزید برا ہوتا ہے، اس دور کا اسلام نہیں۔ کوفے والے برے ہوتے ہیں، کوفہ نہیں، اور ابو جہل ظالم ہوتے ہیں، مکہ نہیں۔ لیکن ہم لوگ مکے والوں کے جرموں کی سزا مکہ کو دیتے ہیں، اور ہم ابو لہب کے جرموں کا بدلہ حضرت بلال جیسے لوگوں سے لیتے ہیں۔ بٹ صاحب مجھے بتائیے، کیا یہ زیادتی نہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ مبشر بٹ نے لمبی سانس بھری، کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور پیچھے کی طرف جھول گیا۔ اب یہ ساری کس کی غلطی ہے؟ کون یہ کر رہا ہے؟ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ لوگ ملک سے متنفر کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگ ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ لوگ ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کون ہے؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اور اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔